जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार। तो जैसा कि आपको पता है, दो तरह के जो है लीडर्स उभर के आ रहे थे कांग्रेस से। जैसे एक जो थे वो गरम दल के थे और दूसरे जो थे वो नरम दल के थे। तो जो गरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि वो जो है अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और अंग्रेज़ों से लड़ के जो है वो आज़ादी को हासिल करें। वहीं जो नरम दल के जो नेता थे वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ फॉलो करना चाहते थे, ठीक है। यानी अहिंसा के रास्ते पर चल के जो है फ्रीडम अटेन करें, फ्रीडम हासिल करें। तो कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि संवैधानिक पाथ को फॉलो करके जो है वो फ्रीडम हासिल करे। वहीं कुछ ऐसे भी जो है नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि वो जो है रेडिकल आइडियाज़ को प्रीच करें। रेडिकल आइडियाज़ का मतलब हुआ कट्टरपंथी विचारधारा। तो रेडिकल आइडियाज़ को जो है प्रीच करके वो फ्रीडम को अटेन करना चाहते थे। और जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इंस्पायर हुए किससे? तो जापान की विक्ट्री, रशिया और जापान के बीच में जो वॉर हुआ 1905 में। तो उसके बाद जो है जापान जो है रशिया से जीत जाता है। और जापान रशिया के सामने इतना छोटा है, तो उसके बावजूद भी जापान जो है जीत जाता है। तो इसी चीज़ से जो है जो हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और ये जो जापान की विक्ट्री थी ये एक जो है होप जनरेट करती है लोगों के बीच में, ठीक है। जो हमारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे उनके बीच में जो है एक होप जनरेट होती है कि जैसे जापान अगर जो है आज़ाद हो गया है रशिया से, तो वैसे ही हम जो है क्यों ब्रिटिशर से आज़ाद नहीं हो सकते। वहीं आग में घी डालने का काम होता है 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है। तो बंगाल के पार्टीशन की वजह से भी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है एक हवा लग जाती है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है और तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो उसकी वजह से भी जो है मूवमेंट में तेज़ी आ जाती है। और ये बंगाल का जो पार्टीशन है ये प्रोवोक करता है रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट को। जैसा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो है अपने शब्दों में कहा कि जो बंगाल का विभाजन था वो तो एक तरह से ह्यूमिलिएशन था, लेकिन बंगाल के विभाजन ने जो है, बंगाल के डिवीज़न ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम किया, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम किया बंगाल के विभाजन ने। बंगाल के विभाजन की वजह से ही जो है जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट था, स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट था वो एक रिलीजियस ह्यू में कन्वर्ट हो गया। रिलीजियस ह्यू का मतलब हुआ कि इसको जो है एक धार्मिक रंग मिल गया, ठीक है। जो बॉयकॉट और जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको धार्मिक रंग मिल गया बंगाल के डिवीज़न के बाद। जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो जो है एक रिलीजियस मंत्र साबित हुआ, ठीक है। ए मैजिक वर्ड ऑफ पावर। वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो एक रिलीजियस मंत्र साबित हुआ। और इसी टाइम पीरियड पे जो है बंगाल में एक पार्टी जो है ऑर्गेनाइज की गई। बंगाल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, एक पार्टी जो है बनाई गई बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जो कि अंडरग्राउंड रह के अपने सीक्रेट एक्टिविटीज़ या जो अपनी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम दे सकें। तो इन दोनों लोग के द्वारा जो है एक पार्टी बनाई गई। और इस पार्टी का सहयोग जो बंगाल की जनरल्स थी युगांतर और संध्या, युगांतर और संध्या का जो है इनको सहयोग मिला। एक तरह से जो ये युगांतर और जो संध्या जो जनरल्स थे ये इनके पार्टी के जो है एक तरह से ऑर्गन बन गए। और इसका इम्पैक्ट जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट हमको बंगाल के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिलता है। 30 अप्रैल 1908 को क्या होता है कि 30 अप्रैल 1908 को 17 साल के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा जो है मुजफ्फरपुर में जो है एक बम फेंक दिया जाता है। और ये बम जो है फेंका गया रहता है मिस्टर किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, ठीक है। मिस्टर जो किंग्सफोर्ड हैं ये उस समय डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं मुजफ्फरपुर के, ठीक है। मुजफ्फरपुर पड़ता है कलकत्ता के कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था उस टाइम ये। तो
यहाँ के जो है कि मिस्टर किंग्सफोर्ड जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, और जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स वगैरह जो इंडियन पकड़ के आते हैं उनको ये जो है बिना गलती के भी सज़ा दे दिया करते थे। तो इसी वजह से जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ये डिसाइड करते हैं कि इनको जो मारा जाएगा, इसीलिए 30 अप्रैल 1908 को ये यहाँ इनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ गलती से क्या होता है कि इनकी जगह 2 लेडीज़, जिसमें इनकी वाइफ और डॉटर रहती हैं मिस्टर पिंगले कैनेडी की, ठीक है, मिस्टर पिंगले कैनेडी की वाइफ और डॉटर की इसमें मृत्यु हो जाती है। जो ये पिंगले कैनेडी हैं ये मुजफ्फरपुर बार के ये लीडिंग प्लीडर रहते हैं। तो इन्हीं की पत्नी है और इन्हीं की बच्ची रहती है। तो इस बम की वजह से जो है ये दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है। और इसके लिए क्या किया जाता है, खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। और जो इनका साथ दिए रहते हैं प्रफुल्ल चक्की जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं, वो खुद को जो है गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देवघर जो कि अब झारखंड में पड़ता है, पहले जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो ये भी देवघर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे तो यहाँ पे इनको ट्रेनिंग वगैरह हो गया या बम कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं सिखाई जाती थी। तो सिल्स लॉज एक जगह है देवघर में, तो यहाँ सिल्स लॉज में जो है नेशनलिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी और बम वगैरह बनाना सिखाया जाता था। सखाराम गणेश देवस्कर ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, ठीक है, जो कि देवघर से ऑपरेट कर रहे थे। सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में जो है बीपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि देशर कथा बुक किसने लिखी है। देशर कथा, तो देशर कथा जो ये बुक है ये लिखी गई थी सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई है। और कुछ जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स ऐसे भी थे जो कि मैजिक लालटेन के हेल्प से जो है बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों में जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया करते थे। जैसे मैजिक लालटेन क्या होता है कि एक छोटा सा मूवी टाइप का होता है, ठीक है, डिब्बे एक बॉक्स होता है, बॉक्स में जो है लोग देखते हैं और उसमें जो है अलग अलग इमेज दिखाई देती है। तो उसी के हेल्प से बिहार और झारखंड के जो लोग हैं, तो यहाँ पे जो भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे ये लोगों को जागरूक करने का काम किया करते थे। जैसे एक नाम आता है इसमें इंदुनाथ नंदी का। वहीं पे अनुशीलन समिति की एक ब्रांच जो है पटना में खोली जाती है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, अनुशीलन समिति की एक ब्रांच इस्टेब्लिश की जाती है पटना में 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। वैसे जो अनुशीलन समिति थी उसकी स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और 1902 में, ठीक है, 1902 में, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे थी। 1902 में स्थापना की गई थी। और बरिंद्र कुमार घोष जो हैं वो भाई हैं औरबिंदो घोष के, ठीक है, औरबिंदो घोष के ये भाई हैं। तो अनुशीलन समिति की अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल का भी नाम आता है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है 1913 में अनुशीलन समिति जो है पटना में बिहार में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है तो वो लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो जैसे 3 तरह के सेटलमेंट हैं, परमानेंट सेटलमेंट या जिसको हम जमींदारी सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरा है महलवारी सेटलमेंट और एक है रिवतवारी सेटलमेंट। ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट है जिसको हम जमींदारी सेटलमेंट बोलते हैं ये आया था 1793 में। ठीक है, 1793 में आया। वहीं जो महलवारी सेटलमेंट है वो आया था 1822 में और जो रेतवारी सेटलमेंट है वो आया था 1792 में। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और महलवारी लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। और 1792 में रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था, थॉमस मुनरो। तो परमानेंट सेटल में नियम ये था कि एक जो है ज़मींदार होगा और वो ज़मींदार जो है सबसे जो है टैक्स कलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है ज़मींदार ब्रिटिशर्स को देगा। ये था परमानेंट सेटलमेंट। वहीं महलवारी सेटलमेंट जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, इसमें ये कहना था कि पूरा एक जैसे एक कोई गांव हो गया, ठीक है, तो उस गांव का जो है एक विलेज हेडमैन होगा। वो विलेज हेडमैन जो है वो सारा जो है टैक्स लैंड का, एग्रीकल्चर का टैक्स जो है कलेक्ट करेगा और अंग्रेज़ों को देगा।
वहीं रैयत वाले सेटलमेंट में कहा गया था कि डायरेक्ट जो है जो रैयत हैं, जो किसान हैं, वो डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को डायरेक्ट जो है टैक्स पे करेंगे। ये थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया, और यहाँ पे जो है जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो किसी न, चाहे वो डायरेक्टली हम बात कर लें चाहे इनडायरेक्टली, किसी न किसी तरीके से जो है वो ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स की हेल्प कर रहे थे, और जो किसान थे उनको जो है रिप्रेस कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, उनको जो है प्रताड़ित कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि 1857 के रिवोल्ट में जो है फार्मर्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन 1857 के रिवोल्ट होने के बाद भी जो है यहाँ पे जो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया था, ठीक है। उनके अंदर जो है वही एंटी फार्मर एटीट्यूड जो है चल रहा था, और इसीलिए जो है किसान इतने परेशान थे कि किसान जो है टाइम टू टाइम जो है वो प्रोटेस्ट किया करते थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, ठीक है। जैसे कि बंगाल में इंडिगो फार्मर स्ट्राइक हुआ 1860 में, उसके बाद जो दक्कन के दंगे हैं, डेक्कन राइट्स, 1875 में हुआ। वहीं जो मोपला विद्रोह है, मोपला अपराइजिंग है मालाबार में, वो 1836 और 96 के बीच में हुआ, ठीक है। तो कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं जो भी ये प्रोटेस्ट थे उनको सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए। और अंग्रेज़ जो है इसको सप्रेस करने में इसलिए कामयाब हो जाते थे क्योंकि ये सारे जो प्रोटेस्ट थे ये जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो भी प्रोटेस्ट थे वो वॉयलेंट थे, ठीक है। तो वॉयलेंट होने के साथ साथ वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, इसीलिए अंग्रेज इसको जो है ईजिली सप्रेस कर दिए थे। वहीं जो चंपारण मूवमेंट था, जो चंपारण सत्याग्रह था, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट था, और दूसरी बात कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट और एक वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट होने के कारण जो है चंपारण मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ, और गांधी जी का ये पहला मूवमेंट था जो कि इतने बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हुआ इंडिया में, ठीक है। तो पहला मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था वो बिहार के चंपारण से चंपारण मूवमेंट लॉन्च किया था। तो जैसे इंडिया के बाकी पार्ट्स में जो है किसानों को जो है सप्रेस किया जा रहा था, उसी तरह बिहार में भी किसानों को जो है नील की खेती कराई जा रही थी, और जो है मनमाने दाम पे जो है उनसे नील खरीदा जा रहा था। और नील की खेती में क्या होता है कि जो सॉइल होती है, अगर आप उस पर एक बार नील की खेती कर लेते हैं तो सॉइल बहुत जल्दी इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। फिर दोबारा वहाँ पे 1-2 साल तक कुछ आप उगा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ये कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि 3 कठिया सिस्टम लाया गया था। 3 कठिया सिस्टम क्या होता है कि जैसे 1 कट्ठा है तो 1 कट्ठा में जो है करीब 20 बिस्सा होता है, ठीक है। सॉरी, 1 बीघा में जो है, 1 बीघा में करीब जो है 20 बिस्सा कह लीजिए, या 20 कट्ठा के आसपास होता है। तो उसमें से कहा गया कि उस 20वें में से तीसरे हिस्से में, यानी 3/20, ठीक है, यानी लगभग लगभग आपके पास अगर एक बीघा है तो 1 बीघा में से आप 3 कट्ठा में जो है आप नील की खेती करना कंपलसरी था सबको, कि आप नील की खेती करेंगे। और ये जो है 20-20 साल 30-30 साल के लिए जो है नील की खेती करवाई जाती थी, और उसकी वजह से जो है वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाती थी। और साथ ही साथ उनको जो है सट्टा और उनके साथ जो है रिटर्न एग्रीमेंट अंग्रेज़ जो है कर लिया करते थे, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट सट्टा कर लेते थे कम से कम, और जो है पैसा उनको दिया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उन जो किसान हैं उनको पैसा भी नहीं मिलता था। उसके बाद 19th सेंचुरी का एंड आते आते क्या हुआ कि जर्मन की जो है सिंथेटिक डाई आ गई थी, ठीक है। तो अब नील की डिमांड थोड़ी कम होने लगी थी क्योंकि सिंथेटिक डाई आ गई थी, तो उसकी वजह से जो नील की डिमांड है वो कम होने लगी थी। उसकी वजह से जो यूरोपियन जो प्लांटर्स होते हैं, जो अंग्रेज रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिमांड जो है नील की अब कम होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो किसानों से ज़्यादा रेंट वसूलने की कोशिश करते हैं, इलीगल ड्यूज़ जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ताकि वो अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर सकें, ज़्यादा कर सकें। और जब तक कि मान लीजिए वो कोई और क्रॉप बोने की कोशिश करते थे, और तब तक जो है 3 गठिया सिस्टम चल ही रहा था, तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो किसानों के पास लैंड था वो इनफर्टाइल हो जाता था। तो एक बार उस पर अगर मान लीजिए नील की खेती कर दी तो फिर जल्दी कुछ वहाँ उगाएंगे तो वो उतना अच्छा जो नहीं होगा, फसल उतनी अच्छी नहीं होगी।
ठीक है। वहीं जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो जो है जो प्राइस फिक्स किया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, उसी प्राइस पे जो है वो सामान जो है बेचेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए अगर फिक्स कर दिया गया है कि 10 रुपये में हम जो है पूरा आपका जो है नील ये खरीदेंगे, तो वो सिर्फ 10 ही रुपये देंगे। या कभी कभी क्या करते थे कि वो कोई पेमेंट भी नहीं दिया करते थे। ठीक है। ऐसे ही मार पीट के जो है ले लिया करते थे, पेमेंट भी नहीं दिया करते थे। तो इतना ज़्यादा जो है ऑपरेशन जो है हमको बिहार में देखने को मिल रहा था नील की खेती को लेकर के। यहाँ तक कि क्या किया जाता था कि जो ये अंग्रेज़ हैं वो क्या करते थे कि लोगों को जो है ज़बरदस्ती एक तो नील की खेती करवाते ही थे, और साथ ही साथ फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी का काम भी करते थे। ठीक है। फार्मर से ज़बरदस्ती जो है वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे, और पेमेंट वगैरह बहुत कम दिया करते थे या तो पेमेंट नहीं दिया करते थे, और हैवी फ़ाइन लगा दिया करते थे। अगर मान लीजिए कोई इंडिगो नहीं उगाना चाह रहा है या नहीं उगा पा रहा है, या उसके लैंड में इंडिगो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है इनफर्टाइल हो चुकी है, तो उस पर भी जो है हैवी फ़ाइन इम्पोज कर दिया जाता था कि आपने जो है इंडिगो नहीं उगाया है। तो ये सब जो है किसानों को ऑप्रेस करने का और उनका जो है ग्राइंडिंग सिस्टम बन गया था। तो इन्हीं सब समस्याओं से जो किसान हैं वो जूझ रहे थे। तो इसको देखा, इन्हीं समस्याओं को देखा राजकुमार शुक्ला जी ने। तो राजकुमार शुक्ला जी अभी डिसाइड करते हैं कि वो जाके जो है गांधी जी से मिलेंगे और उनको चंपारण लेके आएंगे। और उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी जो हैं वो लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का दिसंबर 1916 में। ठीक है। 1916 दिसंबर में जो है कांग्रेस का, इंटरनेशनल कांग्रेस का लखनऊ से अधिवेशन होता है, जिसमें राजकुमार शुक्ला जी जो है वो जाते हैं और वहाँ जाके वो गांधी जी से मिलते हैं। और जो चंपारण में जो किसानों के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था उसके बारे में गांधी जी को बताते हैं और चंपारण आने के लिए जो है उनको कहते हैं। वहीं उसी सेशन में जो है, उसी कांग्रेस के सेशन में ब्रज किशोर प्रसाद जी के द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ मिक्स्ड कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स टू इंक्वायर इनटू द एग्रीगेरियन ट्रबल and the strained relations between the indigo riots and European planters and to suggest remedies therefore। ठीक है। तो एक रेजोल्यूशन जो है वो ब्रज किशोर प्रसाद जी के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है। और ये रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे पास हो जाता है, और राजकुमार शुक्ला जी जो है वो गांधी जी से कहते हैं कि आप जो है चंपारण एक बार आइए और जो किसान हैं उनकी समस्या को देखिए। उसके बाद गांधी जी जो है प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है वो चंपारण विजिट करेंगे मार्च या अप्रैल के महीने में। उसके बाद फिर से कलकत्ता का सेशन होता है 9 अप्रैल 1917 को। 9 अप्रैल 1917 को जो है कलकत्ता का सेशन होता है। वहाँ पे फिर से राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं और वहाँ से जो है गांधी जी को लेके आते हैं, और अगले दिन जो है 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है वो पटना पहुँचते हैं, और यहाँ से जो है पटना से वो मूव करते हैं चंपारण मुजफ्फरपुर होके। ठीक है। मुजफ्फरपुर होते हुए जो है चंपारण की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधी जी इन बिहार। तो महात्मा गांधी जो है वो चंपारण में आते हैं, और चंपारण के साथ साथ जो है वो कई जगह और विज़िट करते हैं, जैसे मोतिहारी, बेतिया और कई जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे गांधी जी जो है वो विज़िट करते हैं। और इस दौरान जो है उनके साथ पटना हाई कोर्ट के लॉयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। वो इस कैंपेनिंग में इनका गांधी जी का साथ देते हैं। साथ ही साथ लंगत सिंह कॉलेज के जो है लेक्चरर हैं JB कृपलानी, ये भी गांधी जी के साथ हैं। और कई और जो है बिहार के जो लॉयर्स हैं या जो बिहार के पैट्रियोट्स हैं वो भी जो है गांधी जी का साथ देते हैं, जिसमें ब्रज किशोर प्रसाद भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं चंपारण में, तो वहाँ क्या होता है कि धारा 144 CRPC का लागू कर दिया जाता है। ठीक है। CRPC का सेक्शन 144 लागू कर दिया जाता है, जो कि ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक लोग जो है एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद गांधी से कहा जाता है कि आप जो है यहाँ से चंपारण से चले जाइए, लेकिन गांधी जी जो है वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस नियम को नहीं मानता, चाहे आप तो मुझे जेल में डाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है, और उस टाइम जो है अहिंसा और बिना किसी हथियार के जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो जो पैसिव रेजिस्टेंस या जिसको हम सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं, वो उस टाइम जो है एक नोवेल मेथड माना जाता था प्रोटेस्ट करने का।
ठीक है, मतलब आप शांतिपूर्वक ढंग से जो है आप अपनी बात जो है अंग्रेज़ी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ये आप कर सकते थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डर करते हैं, मतलब गांधी जी के अगेंस्ट यहाँ पे केस रजिस्टर हो गया रहता है, तो उस केस को विड्रॉल करने का जो है ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो अपनी मांग रहे थे किसानों के लिए। उसके बाद लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो इनवाइट करते हैं गांधी जी को, ठीक है, और एक कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी का जो है मेंबर गांधी जी को अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो कमेटी जो है जो किसानों के साथ जो यहाँ पे समस्याएं थीं उन समस्याओं को हल करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है, और इस कमेटी के हेड बन जाते हैं गांधी जी, ठीक है, सॉरी, मतलब इस कमेटी के मेंबर जो हैं वो गांधी जी बना दिए जाते हैं। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो ये बनाई गई थी, ये जो है बहुत डिटेल में जो है रिसर्च करती है, और पता चलता है कि कैसे कैसे जो है यहाँ के किसानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, और करीब 8,000 किसान जो है वो अपना एविडेंस जो है रिकॉर्ड करते हैं इस कमेटी के सामने। अब बात करते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ा गांधी जी का बिहार में। तो देखिए, गांधी जो है जो समय अथॉरिटीज़ थी, जो अंग्रेज़ थे, उनको इस बात के लिए कन्विंस करने में सफल हो गए थे कि जो ये 3 कटिया सिस्टम चलाया जा रहा है इसको एबॉलिश करना चाहिए, क्योंकि 3 कटिया सिस्टम की वजह से जो है ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से इलीगल ड्यूज़ जो हैं वो किसानों से लिए जा रहे हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो मनाने के लिए उन लोगों को तैयार हो गए थे। और इसी कंप्रोमाइज़ के बाद क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनको जो है इस बात पे जो है तय होता है कि 25% जो पैसा लिया गया था जितना भी, उसका 25% जो है किसानों को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 25% जो पैसा है वो किसानों को वापस कर दिया जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पास करती है चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी ने पहले जो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट किया था सत्याग्रह और अहिंसा का हथियार, ठीक है। सत्याग्रह और अहिंसा का जो वेपन है वो इंडियन सॉइल पे सबसे पहले यहाँ टेस्ट किया गया था। इसके पहले जो है यही सेम चीज़ सत्याग्रह और अहिंसा जो है वो साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी ने यूज़ किया था, यही हथियार अपना। तो यही हथियार जो है इंडिया में पहली बार चंपारण सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे यूज़ किया जाता है। और जो इस सत्याग्रह का जो मेन वेपन रहता है, जो मेन हथियार रहता है, वो रहता है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ट्रुथ और नॉन वायलेंस की वजह से ही जो है ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल होता है, और इसका एम ये भी रहता है कि जो भी ह्यूमन इल्स हैं उनको जो है कट किया जाए, लोगों को जो है जो मासेस, जो लोग, जो पब्लिक जो सो रही है उनको जो है जगाया जाए, अवेकनिंग किया जाए, ठीक है, उनका। और जो भी इकोनॉमिक इनिक्विटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ हैं उनको इरेडिकेट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, सोसाइटी को प्यूरीफाई किया जाए, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसलिए चंपारण सत्याग्रह को जो है एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में। इट हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन प्रिपेयरिंग द कंट्री फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, और कहीं ना कहीं ये सत्याग्रह एक तरह से शुरुआत थी ताकि आगे चल के और सत्याग्रह जो है इसी की मतलब देख के, इसको देख के ही और मजबूत बना, जैसे कि एंटी रोलेट सत्याग्रह आया इसके बाद, उसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, ठीक है। तो एक तरह से जो है चंपारण सत्याग्रह इन सारे सत्याग्रहों के पहले की सबसे पहली शुरुआत थी, और गांधी जी ने चंपारण में जो है इसका यूज़ करके सभी रूरल मासेस को दिखा दिया था कि अहिंसा और नॉन वायलेंस और ट्रुथ के हेल्प से जो है आप जो है कुछ फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। महात्मा गांधीज मिशन इन चंपारण वॉज ऑल्सो मार्क बाई द इनाग्रेशन ऑफ वेलफेयर वर्क, और वेलफेयर वर्क भी जो है किया जा रहा था, क्योंकि जो भी उस टाइम के जो लोग थे वो जो सोशल मेलेडीज से सफ़र कर रहे थे, जो सोशल ग्रीवियंसेस से सफ़र कर रहे थे, उसको दूर करने के लिए भी जो है कई जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो आगे बढ़ के आते हैं। तो उस टाइम के जो लोग थे वो वहाँ पे बहुत ही बुरे कंडीशंस में रहा करते थे, और बहुत अनहाइजेनिक तरीके से रहा करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि लोगों को जो है एक प्रॉपर विलेज एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इन सभी जो इल बिहेवियर हैं या जो अनहाइजेनिक बिहेवियर है उन सभी चीज़ों से वो आगे बढ़ सकें।
ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि इन सभी मतलब लोगों तक जो है ये मैसेज पहुंचाने के लिए साफ़ सफाई लोग रखें, ठीक है, लोग एजुकेट हों। तो ये सारे मैसेज पहुंचाने के लिए गांधी चाहते थे कि वो जो है राइट टाइप के जो टीचर्स हैं वो अपॉइंट करें। और इसीलिए जो है गांधी जी कुछ वॉलंटियर्स जो है वो अपील करते हैं कि मतलब आप अगर किसी को स्वेच्छा से जो है ये सोशल वर्क का काम करना है तो वो आगे आ सकता है। तो यहाँ पे बिहार में जो है बॉम्बे, कर्नाटका और महाराष्ट्र से भी कई सोशल वर्कर्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पे। कई स्कूल स्टार्ट होते हैं, कई स्कूल जो है बिहार में स्टार्ट होते हैं। जैसे भितिरवा में होता है एक स्कूल स्टार्ट, और बहरवरवा में होता है, मधुबनी में होता है, और एक वीविंग स्कूल यानी जो सिलाई बुनाई का काम है उसका भी स्कूल जो है वो भरभरा स्कूल में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गाइडेंस में जो है मेडिकल रिलीफ लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल रिलीफ का जो सिस्टम है वो जो है स्टार्ट किया जाता है। और जो वॉलंटियर्स हैं वो गांव के लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो जो अपनी डर्टी हैबिट्स हैं, जो अपनी ओल्ड एपैथी है, उसको जो है वो गिव अप कर सकें, छोड़ सकें, अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ सकें। और कुछ जो मोस्ट पैट्रियोटिक लीडर्स हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिन्हा जी, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और श्री कृष्ण सिन्हा जी जो हैं ये दोनों लीडर्स जो हैं ये गांधी जी के इस पीसफुल आर्मी का पार्ट रहते हैं। और श्री कृष्ण सिन्हा जी आगे चल के जो है बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। नेक्स्ट है द रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।